हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मानहानि किसे कहते हैं, मानहानि की परिभाषा और मानहानि के आवश्यक तत्व। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं मानहानि किसे कहते हैं या मानहानि से आप क्या समझते हैं। जब किसी व्यक्ति के संबंध में कुछ गलत बोला जाता है, यानी कि जब किसी व्यक्ति के संबंध में कुछ गलत बोला जाता है या गलत सूचनाएं फैलाई जाती हैं जिससे उस व्यक्ति की छवि समाज में खराब होती है, अर्थात उसका मान सम्मान कम होता है, तो इसे मानहानि कहा जाता है। यानी कि मानहानि क्या है? तो जब किसी व्यक्ति या संस्था के संबंध में कुछ गलत बोला जाता है, यानी जब किसी व्यक्ति के बारे में या किसी संस्था के बारे में कुछ गलत बोला जाता है या गलत सूचनाएं फैलाई जाती हैं जिससे उस व्यक्ति या उस संस्था की छवि समाज में खराब होती है, उसकी छवि समाज में धूमिल होती है, उसका मान सम्मान कम होता है, तो इसे ही मानहानि कहा जाता है। अब आगे देखेंगे मानहानि की परिभाषा। विभिन्न विद्वानों ने मानहानि की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं, जिसमें से पहली परिभाषा है अंडरहिल के अनुसार कि मानहानि प्रतिष्ठा को कलंकित करने वाला ऐसा मिथ्या कथन है। अंडरहिल के अनुसार मानहानि क्या है? तो प्रतिष्ठा को कलंकित करने वाला ऐसा मिथ्या कथन है जो बिना किसी विधिक औचित्य के प्रकाशित किया गया है तथा ऐसे कथन से वादी की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचती है। दूसरी परिभाषा है प्रोफेसर बिनफील्ड के अनुसार कि किसी व्यक्ति के संबंध में प्रकाशित ऐसे कथन को मानहानि कहते हैं। किसी व्यक्ति के संबंध में प्रकाशित ऐसे कथन को मानहानि कहते हैं जिससे वह व्यक्ति समाज के विवेकशील सदस्यों की दृष्टि से साधारणतः गिर जाए या जिसके फलस्वरूप लोग उससे उपेक्षात्मक व्यवहार करने लगें, इसको मानहानि कहते हैं। अतः किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को क्षतिकारित करना समाज में उसकी प्रतिष्ठा का हनन है। यानी कहने का मतलब क्या है इन परिभाषाओं के आधार पर कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को क्षतिकारित करना यानी हानि पहुंचाना समाज में उसकी प्रतिष्ठा का हनन है। और यदि ऐसा बिना किसी युक्ति कारण के किया गया है, और ऐसा काम यदि बिना किसी कारण के किया गया है, तो ऐसा करने वाला व्यक्ति मानहानि का दोषी होगा। और अब इसके आगे देखेंगे मानहानि के आवश्यक तत्व। तो मानहानि के आधार पर वाद दायर करने के लिए वादी को निम्नलिखित बातें साबित करनी पड़ती हैं। मानहानि का दावा करने के लिए वादी को निम्नलिखित बातें साबित करनी पड़ती हैं, जिसमें से पहला है कि कथन मानहानिकारक होना चाहिए। पहला क्या है? तो पहला यानी जो कथन कहा गया है वो मानहानिकारक होना चाहिए। दूसरा है कि कथन वादी से संबंधित है। और तीसरा है कथन का प्रकाशन किया गया हो, यानी कथन का प्रकाशन किया गया होना चाहिए। अब इसमें पहला है कथन का मानहानिकारक होना। पहला आवश्यक तत्व क्या है? तो कथन का मानहानिकारक होना। वह कथन अपमानजनक या मानहानिकारक होता है जिससे वादी की प्रतिष्ठा को ठेस या हानि पहुंचती हो। यानी वह कथन अपमानजनक या मानहानिकारक होता है जिससे वादी की प्रतिष्ठा को ठेस या हानि पहुंचती हो, या समाज के विवेकशील लोगों की नज़रों में वादी गिर गया हो, या समाज के विवेकशील लोग वादी के प्रति घृणा या उपेक्षा करने लगें। इस प्रकार से यदि कोई कथन किसी व्यक्ति की ख्याति या चरित्र को क्षति पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है, तो उसे मानहानि कहा जाता है। दूसरा आवश्यक तत्व है कि कथन वादी से संबंधित है। यानी जो मानहानिकारक कथन है वह वादी से ही संबंधित है। वादी जब मानहानि के लिए वाद करता है, यानी जो वादी है जब मानहानि के लिए वाद करता है, तो मानहानि के हर वाद में उसे यह साबित करना पड़ता है कि मानहानिकारक कथन वादी से ही संबंधित है, अर्थात वादी के प्रति ही किए गए हैं। यानी कि वादी का ही अपमान किया गया है, उसी को गाली दी गई है, उसी के बारे में कुछ गलत बोला गया है। जैसा कि न्यू स्टेट बनाम लंदन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर लिमिटेड 1936 नामक वाद में प्रतिवादी न्यूज़पेपर ने एक लेख प्रकाशित किया था कि हेरोल्ड न्यूस्टेड कैम्बरवेल के निवासी ने द्विविवाह किया। न्यूज़पेपर ने क्या प्रकाशित किया? तो न्यूज़पेपर ने प्रकाशित किया कि हेरोल्ड न्यूस्टेड कैम्बरवेल के निवासी ने द्विविवाह किया एवं उसके लिए दोष सिद्ध पाया गया। यह कथन हेरोल्ड न्यूस्टेड के संदर्भ में सत्य पाया गया।
अतः प्रतिवादीगण उत्तरदायी नहीं ठहराए गए, यानी न्यूज़पेपर को उत्तरदायी नहीं ठहराया गया। तीसरा आवश्यक तत्व है कि कथन का प्रकाशन किया गया होना चाहिए, यानी जो मानहानिकारक कथन कहा गया या किया गया वह किसी थर्ड पर्सन के कानों तक गई हो, यानी उसका जो है प्रकाशन किया गया हो, यानी दो व्यक्तियों के अलावा उसको किसी और व्यक्ति ने सुना हो या देखा हो। तो मानहानि के हर वाद में वादी को ये साबित करना पड़ता है कि प्रतिवादी ने मानहानिकारक कथन प्रकाशित किया है, कि वादी ने मानहानिकारक कथन यानी अपमानजनक कथन का प्रकाशन किया है, उसको प्रकाशित किया है। और जब तक कथन का प्रकाशन नहीं होता तब तक कोई कथन मानहानिकारक नहीं होता है, और जब तक कथन का प्रकाशन नहीं होता है वह मानहानिकारक कथन नहीं होता है। उदाहरणार्थ यदि कोई व्यक्ति कोई मानहानिकारक कथन लिखकर पत्र अपनी जेब में रख ले, यानी उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति कोई मानहानिकारक कथन लिख करके पत्र में और पत्र को अपने जेब में रख ले, किसी को दिखाता नहीं है और वो पत्र वो किसी को दिखाता नहीं है, तो ऐसा कथन मानहानिकारक नहीं हो सकता। प्रकाशन का अर्थ है कि किसी अन्य व्यक्ति के जानकारी में मानहानिपूर्ण कथन को लाना जो वह व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में ऐसा कथन किया गया है। एक अच्छा उदाहरण है पति एवं पत्नी का। तो इंग्लैंड विधि में पति पत्नी को एक माना गया है। इंग्लैंड विधि में, अंग्रेजी विधि में पति पत्नी को एक माना गया है, हस्बैंड एंड वाइफ को एक माना गया है। इसलिए पति द्वारा पत्नी से या पत्नी द्वारा पति से कहे गए शब्द मानहानि के अंतर्गत नहीं आते हैं। लेकिन पति के संबंध में पत्नी को या पत्नी के संबंध में पति को मानहानिकारक पत्र भेजना मानहानिकारक माना जा सकता है। यानी कि पति के संबंध में पत्नी को या पत्नी के संबंध में पति को मानहानिकारक पत्र भेजना मानहानिकारक माना जा सकता है। दूसरा है कि जब पति अपनी पत्नी या पत्नी अपने पति के संबंध में अपमानपूर्ण बात इस प्रकार से कहें कि किसी तीसरे व्यक्ति को ज्ञान हो जाए। दूसरा क्या कहता है? तो दूसरा इंग्लैंड का विधि कहता है कि जब पति अपनी पत्नी या पत्नी अपने पति के संबंध में अपमानपूर्ण इस प्रकार बात कहे कि किसी तीसरे व्यक्ति को ज्ञान हो जाए, यानी तीसरा व्यक्ति भी उस बात को सुन ले, तो कथन प्रकाशित समझा जाएगा तथा वाद चलाने योग्य होता है। और ऐसी स्थिति में वाद चलाने योग्य होता है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत TJ पोन्नन बनाम MC वर्गीज AIR 1970 SC 1876 का वाद प्रमुख है। इस वाद में पति ने अपनी पत्नी राठी को जो पत्र लिखा उसमें अपनी पत्नी के पिता अर्थात अपने ससुर के बारे में मानहानिकारक बातें लिखी थी। यानी पति ने अपनी पत्नी राठी के बारे में जो पत्र लिखा उसमें अपनी पत्नी के पिता अर्थात अपने ससुर के बारे में मानहानिकारक बातें लिखी थी। पत्नी ने पत्र अपने पिता को पकड़ा दिया और वो पत्र किसको मिला? तो पत्नी को मिला। पत्नी ने उस पत्र को उठा करके अपने पिता को पकड़ा दिया। ससुर दामाद पर मानहानि से हुई नुकसानी के लिए वाद लाया और उसके बाद क्या हुआ कि जो ससुर था उसने दामाद पर मानहानि से हुई नुकसानी के लिए वाद लाया और अभी निर्धारित हुआ कि दामाद नुकसानी के लिए दायी था। और ये निर्णय हुआ कि जो दामाद था वह मानहानि के नुकसानी के लिए दायी था, क्योंकि पत्नी को पति द्वारा भेजा गया पत्र ससुर के हाथ में पड़ जाने पर पत्र प्रकाशित माना जाएगा और दामाद के विरुद्ध साबित किया जा सकेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जानकारी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नए टॉपिक के लिए कमेंट करें।